हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद। आज मैं बिहार स्पेशल का लगभग 450 प्लस प्रश्न लेकर आई हूँ जो हर एक एग्ज़ाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आप इसे पढ़कर जाएंगे, इससे बाहर आपका कोई भी प्रश्न नहीं जाएगा। उम्मीद करते हैं कि आप पूरा वीडियो देखने का प्रयास करेंगे। आप इसे रिवीजन के तौर पर देख सकते हैं और ये प्रश्नों की संख्या है 450 प्लस, इसलिए वीडियो थोड़ा लंबा होने वाला है, इसलिए आप लोग लास्ट तक बने रहेंगे इस वीडियो में। तो हम लोग शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि बिहार पर बख्तियार खिलजी के हमले का पहला विवरण प्राप्त कहाँ से हुआ था। बख्तियार खिलजी के हमले का पहला विवरण प्राप्त हुआ था तबकात-ए-नासरी से। आगे देखेंगे कि बिहार के चिरांद नामक पुरस्थल की प्राचीनतम संस्कृति है, कैसी है? यह है नवपाषाणिक संस्कृति। आगे देखिएगा कि कश्मीर घाटी के अंतिम मुस्लिम शासक यूसुफ शाह चक, जिन्हें मुगल सम्राट अकबर द्वारा बिहार में निर्वासित किया गया था, कहाँ दफन है? ये दफन है नालंदा में। आगे देखेंगे कि जैन धर्म के प्रवर्तक महावीर जी का मोक्ष स्थान कहाँ है? महावीर जी का मोक्ष स्थान कहाँ है? यह है पावापुरी। बिहार का प्रथम मुस्लिम विजेता कौन थे? बिहार का प्रथम मुस्लिम विजेता थे बख्तियार खिलजी। बिम्बिसार ने मगध साम्राज्य की राजधानी कहाँ बनाया? बिम्बिसार मगध साम्राज्य की राजधानी कहाँ बनाया था? ये बनाए थे गिरिब्रिज, जिसको अब राजगृह कहा जाता है। आगे देखिए, मौर्य काल के समय मुद्रा को किस नाम से जाना जाता था? मौर्य काल के समय मुद्रा को जाना जाता था पन्न के नाम से। किस नाम से जाना जाता था? पन्न नाम से। आगे देखेंगे कि बिहार के विदेह राज्य में आर्यों के आगमन तथा निवास के स्थान किस ग्रंथ में सम्मिलित है? ये कहाँ, किस ग्रंथ में सम्मिलित है? यह है शतपथ ब्राह्मण में सम्मिलित। आगे देखिएगा कि मौर्य काल के समय मुद्रा को किस नाम से जाना जाता था? किस नाम से जाना जाता था? ये रिपीटेड क्वेश्चन है, अभी उधर देखे थे हम लोग। मौर्य काल के समय मुद्रा को जाना जाता था पन्न के नाम से। आगे देखिएगा कि सिख धर्म के प्रवर्तक गुरु नानक देव ने निम्न में बिहार के किस क्षेत्र का भ्रमण किया? गुरु नानक देव बिहार के किस क्षेत्र का भ्रमण किए थे? तो ये लगभग बिहार के सभी क्षेत्रों का भ्रमण किए थे। मुंगेर का भी किए हैं, भागलपुर का भी किए हैं, राजगीर का भी किए हैं और पटना का भी किए हैं भ्रमण। इसलिए इसका आंसर हो जाएगा इनमें से सभी, ऑप्शन ई। आगे देखेंगे कि बाणभट्ट द्वारा रचित हर्षचरित के अनुसार कालाशोक की हत्या चाकू मारकर किसने किया था? कालाशोक की हत्या चाकू मारकर किसने किया था? ये किए थे महापद्मानंद। महापद्मानंद ने कालाशोक की हत्या चाकू मारकर किए थे। ऐसा किसमें लिखा है? तो हर्षचरित में। आगे देखिएगा कि अजातशत्रु ने किस राज्य के साथ युद्ध में प्रथम बार शिला कंटक तथा रथ मुसल जैसे नवीन शस्त्रों का प्रयोग किया था? ये किए थे बज्जी के साथ जब युद्ध हुआ था अजातशत्रु का, तो उन्होंने पहली बार शिला कंटक तथा रथ मुसल जैसे नवीन शस्त्र का प्रयोग किए थे। आगे देखेंगे कि सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थान कहाँ है? कहाँ है गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थान? और गुरु गोविंद सिंह सिखों को 10वें गुरु थे। सिखों के 10वें गुरु थे और इनका जन्म स्थान था पटना में। किसके द्वारा विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में स्थापित किया गया? ये लिच्छवी के द्वारा स्थापित किया गया था बिहार में पहला गणतंत्र। आगे देखेंगे, बिहार के किस जिले में आरंभिक पुरापाषाण कालीन औजार प्राप्त हुआ? तो ये नालंदा में भी प्राप्त हुआ, मुंगेर में भी प्राप्त हुआ और सारण, वैशाली, ये चारों जिला में प्राप्त हुआ। आगे देखिएगा कि बिम्बिसार की हत्या उसके पुत्र अजातशत्रु ने कब किया था? बिम्बिसार की हत्या उसके पुत्र अजातशत्रु ने 493 ईस्वी पूर्व में हत्या की थी। आगे देखेंगे कि किस राजा ने पाटलिपुत्र को सर्वप्रथम मगध की राजधानी बनाया? तो मगध की सर्वप्रथम राजधानी बनाया था उदयन ने। मगध को सर्वप्रथम राजधानी किसने बनाया था? उदयन ने। आगे निम्न में से किस ग्रंथ की रचना अश्वघोष के द्वारा नहीं किया गया है? अश्वघोष के द्वारा रचना कौन नहीं किया गया है? तो
तो ये बुद्ध चरित्र है जो अशोक घोष के द्वारा रचित गई है। सूत्र अलंकार ये अशोक के द्वारा रचा गया, और सौंदर्यानंद ये भी अशोक के द्वारा रचा गया है, लेकिन चरक संहिता ये चरक लिखे हैं। तो क्या पूछा है कि किस अशोक घोष के द्वारा कौन सी रचना नहीं है, तो ये राइट आंसर हो जाएगा डी। आगे देखिएगा कि निम्नलिखित में से किस राजधानी का निर्माण बिंबिसार के दरबारी वास्तुकार महागोविंद द्वारा किया गया था। ये किया गया था राजगृह, यानी राजगृह राजधानी का निर्माण बिंबिसार के दरबारी वास्तुकार महागोविंद द्वारा किया गया था। आगे देखेंगे कि निम्नलिखित में से किसने बोध गया में महाबोधि वृक्ष को क्षतिग्रस्त किया था। महाबोधि वृक्ष को कौन क्षतिग्रस्त किया था, तो शशांक ने। आगे देखेंगे कि बिहार में नवपाषाण काल के अवशेष किस क्षेत्र या जिला से प्राप्त हुआ। तो बिहार में नवपाषाण काल का अवशेष प्राप्त हुआ था सारण और वैशाली जिला से। बिहार का कौन सा राज्य उत्तर वैदिक काल का एक महत्वपूर्ण राज्य था, तो ये विदेह राज्य था जो उत्तर वैदिक काल का एक महत्वपूर्ण राज्य है। आगे देखेंगे कि विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया। तो वैशाली किसके द्वारा पहला गणतंत्र स्थापित किया गया था, लिच्छवी के द्वारा। महाभारत तथा पुराणों के अनुसार मगध क्षेत्र में किस राजवंश का उल्लेख सर्वप्रथम मिलता है। तो महाभारत तथा पुराणों के अनुसार मगध में सबसे पहले बृहद्रथ वंश का उल्लेख मिलता है। किस वंश का, बृहद्रथ वंश का। आगे देखेंगे कि तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन मौर्य वंश के किस शासक के समय हुआ था। तो ये तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन मौर्य वंश के अशोक के शासनकाल में हुआ था। किसके शासनकाल में तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया था, अशोक के समय में। आगे देखेंगे कि जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था। महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था, ये हुआ था कुंडग्राम में। उदंतपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना किस पाल शासक ने करवाई थी। किस पाल शासक ने उदंतपुरी की स्थापना करवाई थी, तो ये क्या थे, गोपाल ने। आगे देखेंगे कि नालंदा महाविहार के आर्थिक अनुदान देने वाले शासक कौन था। नालंदा महाविहार को आर्थिक अनुदान देने वाला शासक देवपाल। मगध के परवर्ती गुप्त वंश के संस्थापक कौन थे, ये कौन थे, कृष्णगुप्त। नालंदा विश्वविद्यालय को संस्थापक कौन थे, कुमारगुप्त। आगे देखेंगे कि मगध पर शासन करने वाले राजवंश का सही क्रम सजाना है। तो सबसे पहले मगध पर शासन किए थे हर्यक वंश। सबसे पहले हर्यक वंश शासन किए थे, इसके बाद शिशुनाग वंश, उसके बाद नंद वंश, उसके बाद मौर्य वंश। इसका ऑप्शन सी सही है। इसको हम लोग हसीना के नाम से याद कर सकते हैं। ह से हर्यक, श से शिशुनाग और न से नंद वंश। तो मगध पर शासन करने वाले राजवंश का सही क्रम क्या है, हर्यक, शिशुनाग, नंद, उसके बाद मौर्य। आगे देखेंगे कि बिहार में मध्य पाषाण काल के अवशेष निम्न में से किस क्षेत्र से प्राप्त हुआ है। तो मध्य पाषाण काल का अवशेष मुंगेर क्षेत्र से प्राप्त हुआ है। मध्य पाषाण काल का अवशेष कहाँ से प्राप्त हुआ है, मुंगेर से प्राप्त हुआ है। आगे देखेंगे कि अंग एवं मगध महाजनपद का उल्लेख किस वेद में मिलता है। तो अंग एवं महाजनपद का उल्लेख अथर्व वेद में मिलता है। कौन से वेद में मिलता है अंग एवं महाजनपद का उल्लेख, अथर्व वेद में। आगे देखिए कि महात्मा बुद्ध की मृत्यु के पश्चात प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन किस शासक के समय में हुआ था। जब महात्मा बुद्ध की मृत्यु के पश्चात प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन किसके शासनकाल में हुआ था। तो यह हुआ था अजातशत्रु के शासनकाल में। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में मेगास्थनीज को भेजने वाला शासक कौन था। मेगास्थनीज को भेजने वाला शासक चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में कौन थे, तो सेल्यूकस। निम्न में से किस जैन तीर्थंकर का जन्म मिथिला क्षेत्र में हुआ। मिथिला क्षेत्र में जन्म लेने वाले जैन तीर्थंकर कौन थे, ये थे मल्लीनाथ ऐसे जैन तीर्थंकर थे जिनका जन्म मिथिला के क्षेत्र में हुआ।
आगे देखिएगा कि गुप्त काल की समाप्ति के पश्चात किस वंश का शासन स्थापित हुआ। तो गुप्त काल जब समाप्त हो गया था उसके बाद हुआ था शुंग वंश का शासन स्थापित। अशोक ने अपने शासन काल के कितने वर्षों के बाद बुद्ध की ज्ञान स्थली बोधगया को किया था। तो ये किए थे 10 वर्ष के बाद। आगे देखेंगे कि मौर्य सम्राट बिंदुसार के राज दरबार में यूनानी शासन एंटियोकस प्रथम ने किसे राजा बनाकर भेजा था। तो ये भेजे थे किसे, डायमेकस को राजा बनाकर बिंदुसार के दरबार में भेजा गया था मौर्य। आगे देखेंगे कि खगोल शास्त्री आर्यभट्ट का संबंध बिहार के किस नगर से है। तो बिहार के पाटलिपुत्र नगर से है आर्यभट्ट का संबंध कहाँ से है, पाटलिपुत्र से। पालकालीन कलाकार बिठपाल कहाँ के निवासी हैं। बिठपाल कहाँ के निवासी हैं, ये हैं नालंदा के निवासी। आगे देखिएगा कि गुप्त काल की समाप्ति के पश्चात किस वंश का शासन स्थापित हुआ। तो गुप्त काल जब की समाप्ति के बाद हुआ था मौखरी वंश के शासन का स्थापना। किस वंश की स्थापना हुआ, मौखरी वंश नहीं, शुंग वंश। गुप्त काल के समाप्ति के बाद शुंग वंश का शासन का स्थापना हुआ था। आगे देखिएगा कि महावीर स्वामी ने किस स्थान पर अपना अंतिम उपदेश दिए थे। तो महावीर स्वामी अपना अंतिम उपदेश दिए थे पावापुरी में। प्रथम जैन संगीति की अध्यक्षता किस जैन आचार्य ने की थी। तो प्रथम जैन संगीति की अध्यक्षता किए थे स्थूलभद्र ने। प्रथम जैन संगीति की अध्यक्षता किसने किए थे, स्थूलभद्र। आगे देखिएगा निम्नलिखित में से मगध का कौन सा राजा सिकंदर महान के समकालीन थे। तो सिकंदर महान के समकालीन थे कौन, घनानंद। किस शासक के कार्यकाल में शैलेंद्र वंश के शासक ने नालंदा में एक बौद्ध मठ की स्थापना करवाया था। तो ये देवपाल के कार्यकाल में शैलेंद्र वंश के शासक ने नालंदा में एक बौद्ध मठ का स्थापना करवाया था। चीनी यात्री इत्सिंग बिहार का भ्रमण कब किया था। तो ये किए थे 7वीं शताब्दी में। 7वीं शताब्दी में इत्सिंग ने बिहार का भ्रमण किए थे। और इत्सिंग कहाँ के यात्री थे, तो चीनी यात्री थे। नालंदा महाविहार की स्थापना किस गुप्त शासक ने किया था। बताइएगा किस गुप्त शासक ने नालंदा महाविहार की स्थापना किया था। तो एक किए थे कुमारगुप्त ने। पाल वंश के द्वितीय संस्थापक के रूप में किसे जाना जाता है। तो पाल वंश के द्वितीय संस्थापक के रूप में जाना जाता है महिपाल प्रथम को। किसे जाना जाता है, महिपाल प्रथम को। आगे देखिएगा कि चीनी यात्री ह्वेनसांग ने किस विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था। तो चीनी यात्री ह्वेनसांग ने कहाँ अध्ययन किए थे, नालंदा विश्वविद्यालय में। आगे पाटलिपुत्र की शासन व्यवस्था का विस्तृत वर्णन किस विदेशी यात्री के वृत्तांत में मिलता है। तो ये मिलता है मेगास्थनीज के विदेशी यात्री के वृत्तांत में पाटलिपुत्र की शासन व्यवस्था का विस्तृत वर्णन मिलता है। आगे देखेंगे कि चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान सैड्रोकोटस के रूप में किसने किया। तो चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान सैड्रोकोटस के रूप में किए थे किसने, सर विलियम जोन्स ने। अशोक ने कलिंग पर कब आक्रमण किया। तो अशोक कलिंग पर आक्रमण किए थे 261 ईस्वी पूर्व में। आगे किस जैन संगीति के बाद जैन धर्म दिगंबर एवं श्वेतांबर में विभाजित हो गया। तो ये प्रथम जैन संगीति के बाद जैन धर्म दिगंबर एवं श्वेतांबर में विभाजित हो गया था। आगे देखेंगे कि किस सिख गुरु ने सर्वप्रथम बिहार का भ्रमण किया था। तो ये अभी हम पीछे पढ़े थे कि गुरु नानक देव
गुरु नानक देव ने सबसे पहले बिहार का भ्रमण किए थे। आगे देखेंगे कि प्रयाग प्रशस्ति में किस सम्राट के विजय अभियानों का चर्चा किया गया है। प्रयाग प्रशस्ति में किस सम्राट के विजय अभियान का चर्चा किया था? ये समुद्रगुप्त का चर्चा प्रयाग प्रशस्ति में किया गया है। बिहार में प्राप्त होने वाले अशोक के स्तंभ लेख नहीं है। तो लौरिया अरेराज ये बिहार से प्राप्त होती है। लौरिया नंदनगढ़ बिहार से, रामपुरवा बिहार से प्राप्त होती है। लेकिन रुमनीदेई ये बिहार से प्राप्त नहीं होती है। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। आगे देखेंगे मगध के किस शासक को बौद्ध ग्रंथों में उग्रसेन अर्थात प्रचंड सेना का स्वामी कहा गया है? मगध के किस शासक को कहा गया है ये? तो ये महापद्मानंद को क्या उपाधि दिया गया है? बौद्ध ग्रंथों में उग्रसेन और प्रचंड सेना का स्वामी कहा गया है महापद्मानंद को बौद्ध ग्रंथ में। किस राज्य के राजा के आक्रमण के भय से अजातशत्रु ने राजगृह का दुर्गीकरण करवाया था? किस राजा के आक्रमण के डर से करवाए थे? तो अवंती के राजा के डर से दुर्गीकरण करवाए थे राजगृह का। आगे देखेंगे कि मगध साम्राज्य में कलिंग का विलय सर्वप्रथम किस शासक ने किया था? तो ये महापद्मानंद ऐसे पहले शासक थे जो मगध साम्राज्य में कलिंग का विलय करवा लिए थे। बिंबिसार ने ब्रह्मदत्त को पराजित कर कौन सा राज्य जीता था? तो बिंबिसार ने ब्रह्मदत्त को पराजित कर अंग को जीते थे, अंग को। आगे देखेंगे कि ज्ञान प्राप्ति के बाद महावीर ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? तो ज्ञान प्राप्ति के बाद महावीर ने अपना प्रथम उपदेश राजगीर में दिए थे। 80 स्तंभ वाले मौर्यकालीन सभागार या राजमहल का अवशेष कहाँ से प्राप्त होता है? तो ये प्राप्त होता है कुम्भरार से। कहाँ से प्राप्त होता है? कुम्भरार से। 80 स्तंभ वाले मौर्यकालीन सभागार या राजमहल का अवशेष कुम्भरार से प्राप्त होता है। आगे देखेंगे कि किस शासक से श्रीलंका के राजा मेघवर्मन ने गया में एक बौद्ध मठ स्थापित करने की अनुमति मांगी थी? तो ये मांगी थी समुद्रगुप्त से। किससे? समुद्रगुप्त से। आगे देखेंगे शुंग वंश के पतन के बाद मगध पर किस वंश का शासन स्थापित हुआ? तो शुंग वंश के पतन के बाद मगध पर कण्व वंश का शासन स्थापित हुआ था। किस वंश का शासन स्थापित हुआ था? तो कण्व वंश का। आगे देखेंगे प्रसिद्ध सूफी संत मखदूम शरफुद्दीन यहिया मनेरी की दरगाह कहाँ स्थित है? ये बिहार शरीफ में स्थित है। कहाँ स्थित है? तो बिहार शरीफ में। क्या प्रसिद्ध सूफी संत मखदूम शरफुद्दीन यहिया मनेरी की दरगाह बिहार शरीफ में स्थित है। आगे देखेंगे कि तुगलक काल के समय में बिहार की राजधानी कहाँ थी? तो तुगलक काल के समय बिहार की राजधानी कहाँ थी? बिहार शरीफ में। आगे देखेंगे कि बिहार में सैनिक अभियान आयोजित करने वाला पहला सुल्तान कौन था? बिहार में सैनिक अभियान आयोजित करने वाला पहला सुल्तान था इल्तुतमिश। कौन थे? इल्तुतमिश। मध्यकालीन बिहार में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का मुख्य केंद्र था। मध्यकालीन में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का मुख्य केंद्र कौन था? तो ये था पटना भागलपुर मध्यकालीन में व्यापार का मुख्य केंद्र था। आगे देखिएगा कि इल्तुतमिश ने किसे पराजित कर बिहार पर अधिकार किया था? तो इल्तुतमिश जो थे वे अली मर्दान खान को पराजित कर बिहार पर आक्रमण किए थे। आगे देखेंगे कि बिहार का अंतिम अफगान सुल्तान कौन था? तो बिहार का अंतिम अफगान सुल्तान था दाऊद खां कर्रानी। कौन थे? दाऊद खां कर्रानी। आगे देखिएगा आईने ए अकबरी के अनुसार बिहार कितने सूबा सरकार में विभक्त था? तो ये थे 7 सूबा या सरकार में विभक्त था आईने ए अकबरी के अनुसार। आगे देखिएगा विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किस पाल वंशीय राजा ने करवाई थी? तो विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने करवाई थी? ये करवाई थी धर्मपाल ने। किसने करवाई थी विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना? धर्मपाल।
आगे देख लेते हैं कि बिहार को दिल्ली सल्तनत के अधीन किसने किया था। तो बिहार को दिल्ली सल्तनत के अधीन किया था मोहम्मद बिन तुगलक ने। किसने बिहार की राजधानी को बिहार शरीफ से पटना स्थानांतरित किया था। ये किए थे शेर शाह ने। शेर शाह ने बिहार की राजधानी बिहार शरीफ से पटना स्थानांतरित किए। आगे देखिए, दरभंगा में एक दुर्ग एवं जामा मस्जिद का निर्माण करवाने वाला सुल्तान कौन थे। ये थे मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक दरभंगा में एक दुर्ग और जामा मस्जिद का निर्माण करवाए थे। सिकंदर लोदी ने हुसैन शाह सरकी को पराजित कर किसे बिहार का प्रभारी नियुक्त किया। तो एक किए थे दरिया खां नुहानी को। सिकंदर लोदी जो थे वो हुसैन शाह सरकी को पराजित करके दरिया खां नुहानी को बिहार का प्रभारी नियुक्त किए। आगे, शेर शाह का प्रशासनिक प्रयोगशाला कहाँ था। तो शेर शाह का प्रशासनिक प्रयोगशाला सासाराम में था। आगे देखेंगे कि अकबर ने 1580 में बिहार में किसी गवर्नर या सूबेदार नियुक्त किया। तो नियुक्त किए थे खान ए खानम। खान ए खानम को अकबर ने 1580 ईस्वी में बिहार का सूबेदार नियुक्त किए थे। आगे, किस मुगल शासक के समय में बिहार में सर्वाधिक विद्रोह हुआ। तो बिहार में सर्वाधिक विद्रोह किसके शासनकाल में हुआ था। अकबर के शासनकाल में हुआ था। किसके शासनकाल में। अकबर के शासनकाल में हुआ था। आगे देखिए, ईरानी यात्री अब्दुल लतीफ किस मुगल शासक के शासनकाल में बिहार आया था। ये आए थे जहांगीर। किसके शासनकाल में। जहांगीर के शासनकाल में ईरानी यात्री अब्दुल लतीफ जहांगीर शासनकाल में बिहार आए थे। आगे देखिएगा, शेर शाह का मकबरा कहाँ स्थित है। तो शेर शाह का मकबरा स्थित है सासाराम में। आगे, कर्नाट वंश के संस्थापक कौन थे। कौन थे कर्नाट वंश के संस्थापक बताएंगे। तो कर्नाट वंश के संस्थापक थे नान्यदेव ने। नान्यदेव कौन थे कर्नाट वंश के संस्थापक। ये थे नान्यदेव। आगे देखेंगे, बिहार के मनेर में स्थित मखदूम शाह दौलत का मकबरा किस मुगल शासक के शासनकाल में बना। तो ये बना था जहांगीर के शासनकाल में। जहांगीर के शासनकाल में बना था। आगे देखिएगा, किस तिब्बती बौद्ध यात्री ने नालंदा और उदंतपुरी में हुए बख्तियार खिलजी के आक्रमण का वर्णन किया है। बिहार में हुए बख्तियार खिलजी के आक्रमण का वर्णन किसने किया था। किसने किया है। ये किए हैं संयुगन ने। और ये क्या है, तिब्बती बौद्ध यात्री। हुमायूं के समय बिहार पर किसका अधिकार था। तो हुमायूं के समय बिहार पर अधिकार था किसका। पाल शासकों का। पाल शासकों का अधिकार था। आगे देख लीजिए, बिहार को मुगल साम्राज्य के सूबा के रूप में कब दर्जा दिया गया। तो बिहार को कब दर्जा दिया गया था। ये दिया गया था 1580 ईस्वी में। बिहार को मुगल साम्राज्य के सूबा के रूप में दर्जा 1580 ईस्वी में दिया गया। आगे देखिए, बंगाल अभियान से लौटते समय गियासुद्दीन तुगलक ने किस क्षेत्र पर आक्रमण किए थे। ये किए थे तिरहुत क्षेत्र पे। बंगाल अभियान के से लौटते समय गियासुद्दीन तुगलक तिरहुत क्षेत्र पर आक्रमण किया था। आगे देखेंगे, मोहम्मद बिन तुगलक ने बिहार के किस नगर का नाम तुगलकपुर रखा था। बिहार के किस शहर का नाम तुगलकपुर रखा था। तो ये रखे थे दरभंगा। दरभंगा का नाम तुगलकपुर रखा गया था। आगे देखेंगे, जब बख्तियार खिलजी का अभियान बिहार क्षेत्र में हुआ तब कर्नाट वंश के शासक कौन थे। उस समय कर्नाट वंश के संस्थापक थे नरसिंह देव। आगे देखेंगे, किसके सूबेदारी काल में अंग्रेजी यात्री बर्नियर पटना आया था। किसके सूबेदारी में आया था। ये थे दाऊद खां। दाऊद खां के सूबेदारी काल में अंग्रेजी यात्री बर्नियर पटना आए थे। आगे देखेंगे कि निम्न में से कौन शेर शाह का उत्तराधिकारी बना। शेर शाह का उत्तराधिकारी कौन बना था। ये बने थे इस्लाम शाह। आगे, निम्नलिखित में से किस स्थान पर बख्तियार खिलजी के शव को दफनाया गया।
बख्तियार खिलजी के शव को दफनाया गया किस स्थान पे? ये दफनाया गया है बिहार शरीफ में। बख्तियार खिलजी के शव को बिहार शरीफ में दफनाया गया है। आगे देखेंगे। कर्नाट शासकों में कौन एक महान समाज सुधारक था? कौन थे कर्नाट शासकों में एक महान समाज सुधारक कौन थे? ये थे हरि सिंह देव। कौन थे? हरि सिंह देव। आगे, बिहार में महत्वपूर्ण संत मखदूम सफुद्दीन याहिया मनेरी किस सिलसिले से संबंधित थे? किस? ये फिरदौसी सिलसिले से संबंधित थे। आगे देखेंगे हम लोग। बख्तियार खिलजी के आक्रमण के समय सेन वंशीय शासक कौन था? सेन वंशीय शासक कौन था बख्तियार खिलजी के आक्रमण के समय? ये थे लक्ष्मण सेन। किस काल में बिहार पर दिल्ली सल्तनत के सुल्तानों का निर्णायक वर्चस्व स्थापित हुआ? ये तुगलक काल के समय में हुआ था। आगे, किस सुल्तान ने राजगीर स्थित जैन मंदिरों को अनुदान दिए? जैन मंदिरों को कौन से सुल्तान ने दान में दिया था? ये तो दिए थे फिरोज शाह तुगलक ने। आगे देखेंगे कि बख्तियार खिलजी के आक्रमण के समय सेन वंशीय शासक कौन थे? ये थे लक्ष्मण सेन। जब बख्तियार खिलजी आक्रमण किए थे उस समय सेन वंशीय शासक कौन थे? लक्ष्मण सेन। आगे देखेंगे कि किस काल में बिहार पर दिल्ली सल्तनत के सुल्तानों का निर्णायक वर्चस्व स्थापित हुआ? ये हुआ था तुगलक काल में। तुगलक काल में दिल्ली सल्तनत के सुल्तानों का निर्णायक वर्चस्व स्थापित हुआ था। आगे देखेंगे कि किस सुल्तान ने राजगीर स्थित जैन मंदिरों को अनुदान में दिए थे? ये हम लोग अभी देखे हैं, रिपीटेड क्वेश्चन है। फिरोज शाह तुगलक ने राजगीर स्थित जैन मंदिरों को अनुदान में दिए थे। आगे, बिहार में किस मुगल शासक के राज्याभिषेक अंग्रेजों के संरक्षण में हुआ? तो अंग्रेजों के संरक्षण में किस मुगल शासक का राज्याभिषेक हुआ था? ये हुआ था शाह आलम द्वितीय का। शाह आलम द्वितीय का राज्याभिषेक अंग्रेजों के संरक्षण में हुआ था। आगे देखेंगे कि बख्तियार खिलजी की हत्या किसने की? किसने की थी बख्तियार खिलजी की हत्या? ये अली मर्दान खान। बख्तियार खिलजी की हत्या करने वाले कौन थे? अली मर्दान खान। आगे देखेंगे कि शेर शाह एवं हुमायूं के बीच चौसा का युद्ध कब हुआ? कब हुआ था? ये हुआ था 1539 ईस्वी में। चौसा का युद्ध कब हुआ था? 1539 ईस्वी में। आगे देखेंगे हम लोग। ब्रिटिश यात्री बर्नियर बिहार किस मुगल शासक के समय आया? बर्नियर किसके शासन काल में आया था? ये आए थे औरंगजेब के शासन काल में। आगे देखिएगा, मुगल शासक फर्रुखसियर का राज्याभिषेक पटना में कब किया गया था? कब किया गया था? ये किया गया था 1713 ईस्वी। बिहार के किस क्षेत्र से खिलजी कालीन सिक्के प्राप्त हुए हैं? खिलजी कालीन सिक्के प्राप्त हुए हैं शाहपुर भोजपुर के क्षेत्र से। आगे, निम्न में से कौन बिहार का अंतिम अफगान शासक था? तो बिहार का अंतिम अफगान शासक था कौन? ये थे दाऊद खां कर्रानी। बिहार का अंतिम अफगान शासक कौन था? दाऊद खां कर्रानी। आगे देखेंगे कि बिहार राज्य का नाम बिहार किसने दिया था? तो ये दिए थे तुर्की लोगों ने बिहार राज्य का नाम बिहार दिया था। आगे देखेंगे कि तिरहुत क्षेत्र में फिरोज तुगलक ने किस वंश का शासन आरंभ करवाया था? ये करवाए थे वैनवार वंश ने करवाया था। आगे देखेंगे कि अकबर द्वारा संपूर्ण बिहार पर नियंत्रण कर लेने के पश्चात प्रशासनिक सुविधा की दृष्टि से बिहार को कितने प्रगणों में बांटा गया था? ये बांटा गया था 199 प्रगणों में बांटा गया था। पटना का चर्चित सचिवालय गोलीकांड कब हुआ था सचिवालय गोलीकांड? 11 अगस्त 1942 ईस्वी को, यानी कि भारत छोड़ो आंदोलन के समय ना। आगे देखेंगे कि बिहार में कौमी सेवक दल की स्थापना हुआ था। बिहार में कौमी सेवक दल का स्थापना कब हुआ था? ये हुआ था 27 नवंबर 1921 ईस्वी को।
बिहार में कौमी सेवक दल की स्थापना 27 नवंबर 1921 ईस्वी को हुआ था। आगे देखेंगे बिहार पहुंचने वाला प्रथम यूरोपीय व्यापारी कौन थे। ये थे पुर्तगाली। बिहार पहुंचने वाला प्रथम यूरोपीय व्यापारी पुर्तगाली थे। बिहार के किस जेल के कैदियों ने विदेशी वस्त्रों के बहिष्कार के लिए नंगी हड़ताल की थी। तो एक की थी सारण। सारण के जेल के कैदियों ने विदेशी वस्त्रों को बहिष्कार के लिए नंगी हड़ताल ही कर दी। बिहार विद्यापीठ का उद्घाटन कब हुआ था। ये हुआ था 6 फरवरी 1921 ईस्वी को बिहार विद्यापीठ का उद्घाटन हुआ था। आगे देखेंगे कि बिहार छात्र परिषद का गठन किसके द्वारा किया गया। तो एक किया गया था राजेंद्र प्रसाद के द्वारा बिहार छात्र परिषद का गठन किया गया था। आगे अंग्रेजों की पटना फैक्ट्री का प्रधान जॉब चौरनाक कब बना। ये बना 1664 ईस्वी में। आगे बिहार में आने वाला प्रथम अंग्रेजी यात्री कौन था। बिहार आने वाला प्रथम अंग्रेजी यात्री था रॉल्फ फिच। कौन थे। रॉल्फ फिच। आगे देखेंगे कि बिहार में होम रूल लीग की स्थापना कब किया गया। तो बिहार में होम रूल लीग की स्थापना 16 दिसंबर 1916 ईस्वी को किया गया था। कब किया गया। 16 दिसंबर 1916 ईस्वी को किया गया। आगे देखेंगे कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 27वां अधिवेशन कहाँ हुआ था। ये हुआ था पटना में। 27वां अधिवेशन पटना। 3 अधिवेशन ये बिहार में हुआ है। एक 27वां अधिवेशन बिहार में हुआ है और 37वां अधिवेशन बिहार में हुआ है और 53वां अधिवेशन भी बिहार में ही हुआ है। बस 27वां अधिवेशन कहाँ हुआ है। पटना में। और 37वां अधिवेशन हुआ है गया में। और 53वां अधिवेशन कहाँ हुआ है। रामगढ़ में। और ये तीनों के अध्यक्ष भी याद रखेंगे क्योंकि बिहार के एग्जाम है और बिहार में कहाँ कहाँ कांग्रेस का अधिवेशन हुआ ये इम्पोर्टेंट है। कहाँ हुआ, कितना कायमा हुआ है और ये तीनों के अध्यक्ष थे। तो 27वां अधिवेशन के अध्यक्ष थे आर.एन. मुधोलकर और 37वां अधिवेशन का अध्यक्ष थे C.R. दास। कौन थे। C.R. दास। और 53वां अधिवेशन के अध्यक्ष थे अबुल कलाम आज़ाद। कौन थे। अबुल कलाम आज़ाद। तो इसे याद रखेंगे। इससे ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है। इससे एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है। आगे हम लोग देखेंगे मुजफ्फरपुर बम कांड 1908 में किसे फांसी की सज़ा हुई थी। मुजफ्फरपुर बम कांड में तो ये हुई थी खुदीराम बोस को। इन लोगों को भी प्रफुल्ल चाकी को भी फांसी की सज़ा हुई थी लेकिन इनको लगा कि हम अब नहीं बच पाएंगे तो ये खुद को आत्महत्या कर लिए थे, खुद को गोली मार लिए थे। आगे देखेंगे मुंगेर में सविनय अवज्ञा आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था। मुंगेर में सविनय अवज्ञा आंदोलन का नेतृत्व किए थे श्री कृष्ण सिंह ने। आगे देखेंगे कि बिहार में राजनैतिक पीड़ित दिवस कब मनाया गया। तो बिहार में राजनैतिक पीड़ित दिवस मनाया गया है 10 अगस्त 1929 को। कब मनाया गया है राजनैतिक पीड़ित दिवस। 10 अगस्त 1929। आगे देखेंगे कि पटना में स्थापित अनुशीलन समिति की शाखा के संचालन का दायित्व किसे को सौंपा गया था। तो अनुशीलन समिति के सौंपा गया था किसे। सचिंद्रनाथ सन्याल को। आगे देखेंगे कि बिहार हेराल्ड के संपादक कौन है। तो बिहार हेराल्ड के संपादक है गुरुप्रसाद सेन। कौन है। गुरुप्रसाद सेन। आगे देखिएगा बिहार के क्रांतिकारी नेता खुदीराम बोस को फांसी कब दी गई थी। इनको फांसी 11 अगस्त 1908 ईस्वी को। आगे देखेंगे रामधारी सिंह दिनकर का संबंध किस जिले से था। रामधारी सिंह दिनकर का संबंध बेगूसराय जिला से संबंध रखते थे वो। आगे देखेंगे डचों ने बिहार में अपना फैक्ट्री कब स्थापित किया था। तो डचों ने बिहार में अपना फैक्ट्री स्थापित किया था कब। 1632 ईस्वी में। आगे पटना में हुए 1857 के विद्रोह में कौन सा अंग्रेज अधिकारी मारा गया। कौन सा अंग्रेज ये मारे गए थे। डॉक्टर आर लायल अंग्रेजी अधिकारी थे जो 1857 के विद्रोह में पटना में मारे गए थे। बिहार में बहावी आंदोलन के प्रमुख नेता कौन थे।
बिहार में बहावी आंदोलन के प्रमुख नेता थे इलायत अली, विलायत अली थे ना। बिहार में बहावी आंदोलन के प्रमुख नेता इनायत अली। आगे देखेंगे स्वराज नामक समाचार पत्र के संपादक कौन थे? कौन थे स्वराज नामक समाचार पत्र के संपादक? ये थे शांति नारायण। कौन थे? शांति नारायण। आगे देखेंगे सचिंद्र नाथ सन्याल ने पटना में अनुशीलन समिति की एक शाखा कब स्थापित की? ये किए थे 1913 ईस्वी को। 1913 ईस्वी को सचिंद्र नाथ सन्याल ने पटना में अनुशीलन समिति की एक शाखा का स्थापना किया थे। आगे बिहार प्रांतीय सम्मेलन का पहला अधिवेशन कहाँ हुआ था? बिहार प्रांतीय सम्मेलन का पहला अधिवेशन हुआ था कहाँ? पटना में। आगे देखेंगे बिहार में अंबारी सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? बिहार में अंबारी सत्याग्रह का नेतृत्व किए थे राहुल सांकृत्यायन ने। किसने किए थे अंबारी सत्याग्रह का नेतृत्व? राहुल सांकृत्यायन ने। आगे देखेंगे बिहार के किस जिले में गांधी जी ने एक सभा को संबोधित करते हुए कहा कि भारत में जब तक गांव के लोगों की दशा में सुधार नहीं होता तब तक सच्चा स्वराज नहीं प्राप्त हो सकता? किस जिले में गांधी जी ने संबोधित करते हुए कहा था? बताइएगा। ये मुजफ्फरपुर में। कहाँ कहे थे? मुजफ्फरपुर में। मुजफ्फरपुर में गांधी जी ने एक सभा को संबोधित करते हुए कहा कि भारत में जब तक गांव के लोगों की दशा में सुधार नहीं होता तब तक क्या होगा? एक सच्चा स्वराज की प्राप्ति नहीं होगी। आगे देखिएगा बिहार के किस व्यक्ति ने खिलाफत आंदोलन को जमकर विरोध किया? तो ये जमकर विरोध किसने किए थे खिलाफत आंदोलन का? ये हसन इमाम, सच्चिदानंद सिन्हा, ये सब सभी है जो मजहरूल हक, ये सब सभी है जो खिलाफत आंदोलन का जमकर विरोध किए थे। आगे देखेंगे असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार में कृषकों का नेतृत्व किसने किए थे? कृषकों का नेतृत्व किए थे बिहार में स्वामी विद्यानंद ने। असहयोग आंदोलन के दौरान कृषकों का नेतृत्व स्वामी विद्यानंद ने किए थे। आगे देखेंगे कि बिहार में किस व्यक्ति की अध्यक्षता में 1928 ईस्वी में हुई सर्वदलीय बैठक में साइमन कमीशन का बहिष्कार करने का निर्णय किया गया? तो ये सच्चिदानंद सिन्हा की अध्यक्षता में 1928 में जो सर्वदलीय बैठक हुआ था उसमें साइमन कमीशन को बहिष्कार करने का निर्णय लिया गया था। आगे देखेंगे बिहार में नमक सत्याग्रह की रूपरेखा किस व्यक्ति के द्वारा तैयार किया गया? तो ये तैयार किया गया था राजेंद्र प्रसाद के द्वारा ही नमक सत्याग्रह की रूपरेखा बिहार में तैयार किया गया था। आगे देखेंगे 9 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन के विरोध में पटना में निकाले गए जुलूस का नेतृत्व किस महिला के द्वारा किया जा रहा था? किस महिला के द्वारा किया जा रहा था? ये राजेंद्र प्रसाद जी के बहन भगवती देवी के द्वारा किया जा रहा था। 9 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन के विरोध में पटना में जो जुलूस निकाला गया था उसका नेतृत्व भगवती देवी कर रही थी जो राजेंद्र प्रसाद की बहन थी। आगे देखेंगे बिहार में चौकीदारी कर न देने का अभियान कब शुरू किया गया? तो ये 1930 ईस्वी में। 1930 ईस्वी में चौकीदारी कर न देने का अभियान शुरू कर दिया गया था। आगे देखेंगे बिहार में 1937 में गठित प्रथम भारतीय मंत्रिमंडल का नेतृत्व किसने किया? तो प्रथम भारतीय मंत्रिमंडल का नेतृत्व किसने किए थे? मोहम्मद यूनुस ने। आगे देखिएगा बिहार में नील बागान मालिकों द्वारा हुए किसानों के शोषण से किसने महात्मा गांधी को अवगत कराया? तो अवगत कौन करवाए थे? राजकुमार शुक्ल ने। बिहार के किस राजनेता को लोकनायक के उपनाम से जाना जाता है? किनको जाना जाता है? जयप्रकाश नारायण को लोकनायक के उपनाम से जाना जाता है। आगे देखेंगे कि निम्न में से कौन बिहार का प्रथम हिंदी समाचार पत्र है? प्रथम हिंदी समाचार पत्र कौन है? बिहार बंधु। बिहार बंधु क्या है? प्रथम हिंदी समाचार पत्र। आगे देखेंगे 1922-23 ईस्वी में हुए मुंगेर में आयोजित किसान सभा के अध्यक्ष कौन थे?
कौन थे किसान सभा के अध्यक्ष? इसमें कोई ऑप्शन नहीं दिया गया है, ये सब ऑप्शन गलत है। स्वामी सहजानंद सरस्वती, जो 1922-23 में मुंगेर में किसान सभा का आयोजन हुआ था, इसके अध्यक्ष थे स्वामी सहजानंद सरस्वती। किसान सभा के कौन थे अध्यक्ष? स्वामी सहजानंद सरस्वती। आगे देखिएगा, भारत छोड़ो आंदोलन के समय जयप्रकाश नारायण अपने साथियों के साथ कहाँ की दीवार फांदकर भागने में सफल हुए थे। तो ये हजारीबाग के जेल से जयप्रकाश नारायण दीवार फांदकर भाग गए थे। आगे देखेंगे, पटना कलम के अंतर्गत निर्मित चित्रों में सामान्यतः किस विषय का चित्रण हुआ? ये हुआ था बिहार के सामान्य जनजीवन का चित्रण। पटना कलम के अंतर्गत बिहार के सामान्य जनजीवन का चित्रण है। आगे देखेंगे, असहयोग आंदोलन के समय सदाकत आश्रम से दी मदरलैंड नामक अखबार का प्रकाशन किसने प्रारंभ किया? किसने प्रारंभ किए थे? एक ये हैं मजहरूल हक। द मदरलैंड पत्रिका का प्रकाशन किसने किया? तो मजहरूल हक ने। आगे देखेंगे कि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान निम्नलिखित में से किसे अपराधी जिला घोषित किया गया? तो अपराधी जिला किसको घोषित किया गया है भारत छोड़ो आंदोलन के समय? सारण जिला को। आगे, औरंगजेब के पौत्र राजकुमार अजीम ने पटना का नया नाम क्या रखा? क्या रखा था पटना का नया नाम? अजीमाबाद। अजीमाबाद। आगे देखेंगे, अंग्रेज व्यापारियों ने पटना में किस वर्ष अपना फैक्ट्री स्थापित किया? तो ये कौन से वर्ष? 1651 ईस्वी में अंग्रेज व्यापारियों ने पटना में फैक्ट्री स्थापित किया गया था। आगे देखेंगे कि कुंवर सिंह ने किस युद्ध में नाना साहब को सहयोग किया था? किस युद्ध में किए थे कुंवर सिंह ने नाना साहब को सहयोग? तो ये किए थे कानपुर युद्ध में। कानपुर युद्ध में कुंवर सिंह ने नाना साहब को सहयोग किए थे। आगे देखेंगे कि निम्न में से किस युद्ध के पश्चात ईस्ट इंडिया कंपनी का बंगाल पर शासन स्थापित हुआ? तो ये चौसा की युद्ध। चौसा का युद्ध के पश्चात ईस्ट इंडिया कंपनी का बंगाल पर शासन स्थापित हुआ। आगे देखेंगे कि बिहार में सन्यासी विद्रोह का केंद्र कहाँ था? तो बिहार में सन्यासी विद्रोह का केंद्र है पूर्णिया। सन्यासी विद्रोह का केंद्र कहाँ था? पूर्णिया में था। बाबू वीर कुंवर सिंह की मृत्यु के पश्चात 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? किए थे उनके भाई अमर सिंह ने। निम्न में से किस भारतीय को रॉबर्ट क्लाइव ने बिहार का नायब दीवान नियुक्त किया था? किसे नियुक्त किया था? ये सिताब राय को। रॉबर्ट क्लाइव ने बिहार का नायब दीवान किसने नियुक्त किया था? तो सिताब राय। उल गुलान विद्रोह किससे जुड़ा हुआ है? ये जुड़ा हुआ है मुंडा विद्रोह। मुंडा विद्रोह का ही एक दूसरा नाम है उल गुलान विद्रोह। आगे देखेंगे, बंग भंग आंदोलन के समय बिहार के किस स्थान पर राखी बंधन दिवस मनाया गया? तो ये दरभंगा में। दरभंगा में बंग भंग आंदोलन के समय राखी दिवस मनाया गया था। आगे देखिएगा कि भारत से कांग्रेस का एक प्रतिनिधिमंडल 1914 में ब्रिटेन भेजे गए, जिसमें बिहार का कौन सा व्यक्ति शामिल था? तो कौन शामिल था? ये शामिल थे सच्चिदानंद सिन्हा और राजेंद्र प्रसाद। ये दोनों व्यक्ति शामिल थे। आगे देखेंगे, मुजफ्फरपुर बम कांड में किसकी हत्या का प्रयास किया गया था? किसकी हत्या का? जज किंग्सफोर्ड का प्रयास किया गया था ना हत्या का, लेकिन उसमें दुर्भाग्यवश प्रिंसले कैनेडी की पत्नी और बेटी बैठी हुई थी। आगे देखेंगे, हिंदू पैट्रियट के किस संपादक ने नील पीड़ित किसानों के पक्ष लिया था? किस? तो ये लिए थे हरिश्चंद्र मुखर्जी। हरिश्चंद्र मुखर्जी ने नील पीड़ित किसानों का पक्ष लिया था। आगे देखेंगे, निम्न में से कौन व्यक्ति चंपारण आंदोलन से संबंधित नहीं थे? चंपारण आंदोलन से संबंधित नहीं है। कौन नहीं है? पहचानना है। तो ब्रजकिशोर प्रसाद ये चंपारण आंदोलन से संबंधित है। राजेंद्र प्रसाद भी चंपारण आंदोलन से संबंधित है।
और अनुग्रह नारायण सिंह भी चंपारण आंदोलन से संबंधित है, लेकिन जयप्रकाश नारायण का संबंध है भारत छोड़ो आंदोलन। किससे संबंध है? भारत छोड़ो आंदोलन से संबंधित है जयप्रकाश नारायण। आगे देखेंगे कि बिहार में खिलाफत आंदोलन प्रारंभ कब हुआ था? कब हुआ था बिहार में खिलाफत आंदोलन प्रारंभ? ये हुआ था 1919 ईस्वी में। बिहार में नमक सत्याग्रह की शुरुआत कहाँ किया गया? कहाँ किया गया था भारत में नमक सत्याग्रह की शुरुआत? तो ये चंपारण, सारण, ये दोनों जिला में किया गया था। शुरुआत में नमक सत्याग्रह की शुरुआत किया गया था। आगे देखेंगे कि 1937 के बिहार विधानसभा चुनाव के फलस्वरूप सरकार गठन के समय बिहार के राज्यपाल कौन थे? कौन थे? ये थे एमजी हैलेट। एमजी हैलेट। बिहार में व्यक्तिगत सत्याग्रह के दूसरे सत्याग्रही कौन थे? व्यक्तिगत सत्याग्रह के दूसरे सत्याग्रही बिहार में थे अनुग्रह नारायण सिन्हा। अनुग्रह नारायण सिंह। आगे, भारत छोड़ो आंदोलन के समय 11 अगस्त 1942 को पटना सचिवालय की गोलीकांड में मरने वाली छात्रों की संख्या कितनी थी? कितनी थी? ये थी 7। लेकिन 8वें छात्र जो है वो पटना सचिवालय पे अपना झंडा लगा ही दिए थे। आगे देखेंगे कि किस आंदोलन के समय बिहार में आज़ाद दस्ता सक्रिय रहा? किस आंदोलन के समय आज़ाद दस्ता? तो भारत छोड़ो आंदोलन के समय आज़ाद दस्ता सक्रिय हुआ था। आगे देखिएगा, निम्न में से किसने बिहार छात्र परिषद का गठन किया? तो बिहार छात्र परिषद का गठन किसने किए थे? राजेंद्र प्रसाद ने। किसने किए थे? राजेंद्र प्रसाद ने बिहार छात्र परिषद का गठन किए थे। आगे देखेंगे कि बिहार में नोनिया विद्रोह कब हुआ था? कब हुआ था बिहार में नोनिया विद्रोह? ये हुआ था नोनिया जनजाति के द्वारा किया गया था। 1770 से 1800 ईस्वी में नोनिया विद्रोह हुआ था। आगे देखेंगे कि निम्न में से कौन सा क्षेत्र फ्रांसीसी व्यापारियों का व्यापारिक केंद्र था? फ्रांसीसी व्यापारियों का व्यापारिक केंद्र कौन था? ये था चंद्रनगर। आगे देखेंगे, पटना में नमक कानून किस स्थान पर भंग किया गया? तो पटना में नमक कानून नखास पिंड में भंग किया गया था। कहाँ भंग किया गया था? नखास पिंड में। आगे देखेंगे कि भागलपुर में 1866 में ब्रह्म समाज की शाखा को किसने स्थापित किया? तो ये किए थे डॉक्टर कृष्णनंदन घोष ने। डॉक्टर कृष्णनंदन घोष ने 1866 ईस्वी में भागलपुर में ब्रह्म समाज की एक शाखा को स्थापित किए थे। आगे देखेंगे कि बिहार में महत्वपूर्ण संत मखदूम सफुद्दीन याहिया मनेर किस सिलसिले से संबंधित है? तो किस सिलसिले से संबंधित है? यह फिरदौसी सिलसिले से संबंधित। किस मुगल शासक ने राजकुमार अजीम को बिहार का सूबेदार बनाया? तो ये औरंगजेब जो मुगल शासक थे उन्होंने राजकुमार अजीम को बिहार का सूबेदार बनाया था। आगे देखेंगे कि गया में आयोजित द्वितीय बिहार प्रांतीय किसान सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की थी? तो किसने की थी? ये की थी स्वामी सहजानंद ने। 1857 के आंदोलन के दौरान किसने अंग्रेजों के विरुद्ध छापामार युद्ध करता रहा था? तो ये 1857 के विद्रोह के दौरान जो वीर कुंवर सिंह के भाई अमर सिंह थे वो छापामार युद्ध करते रहते थे। ये और छापामार युद्ध के लिए अमर सिंह प्रसिद्ध ही है। जब भी छापामार युद्ध का नाम आए तो अमर सिंह का नाम जरूर आएगा। आगे देखिएगा कि बिहार में किस मुगल शासक का राज्याभिषेक अंग्रेजों के संरक्षण में हुआ? तो ये शाह आलम द्वितीय। ये क्वेश्चन 2 बार और पहले रिपीट हो चुका है कि बिहार में शाह आलम द्वितीय के शासक के समय राज्याभिषेक अंग्रेजों के संरक्षण में हुआ था। बक्सर का युद्ध कब हुआ था? ये हुआ था 22 अक्टूबर 1764 ईस्वी को। बिहार के पटना में 1857 का जन विद्रोह किसके नेतृत्व में हुआ था? तो ये हुआ था पटना में जन विद्रोह किसके नेतृत्व में हुआ था? पीर अली के नेतृत्व में। याद रखिएगा आप लोग। आगे देखेंगे कि बिहार के दानापुर के सैन्य टुकड़ियों ने कब विद्रोह करना शुरू किया? तो ये किए थे कब? 25 जुलाई 1857 ईस्वी को बिहार के दानापुर के
25 जुलाई 1857 ईस्वी को बिहार में दानापुर के सैन्य टुकड़ियों ने विद्रोह करना शुरू कर दिया था। आगे देखेंगे, ब्रिटिश शासन के दौरान बिहार को एक अलग प्रांत का दर्जा किस वर्ष प्राप्त हुआ? तो बिहार को एक अलग प्रांत का दर्जा प्राप्त हुआ था 1912 ईस्वी में। कोल विद्रोह कब हुआ था? ये हुआ था 1831-32 ईस्वी में कोल विद्रोह हुआ था। कब हुआ था? 1831-32 ईस्वी में। 1857 के विद्रोह के समय बिहार के किस क्षेत्र में मार्शल लॉ लागू हुआ था? किस क्षेत्र में मार्शल लॉ लागू हुआ था? तो ये पटना में भी हुआ था, शाहाबाद के क्षेत्र में भी मार्शल लॉ लागू हुआ था 1857 के विद्रोह के समय, और सारण में भी, चंपारण में। इसका आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द एबव। आगे देखिएगा कि पटना के बिहटा में स्वामी सहजानंद सरस्वती ने किसान सभा के औपचारिक रूप से गठन कब किए थे? ये 4 मार्च 1928 ईस्वी को 4 मार्च 1928 ईस्वी को पटना के बिहटा में स्वामी सहजानंद सरस्वती ने किसान सभा का औपचारिक रूप से गठन किए थे। आगे देखिएगा, किस मुगल सम्राट का पुत्र राजकुमार परवेज बिहार का सूबेदार नियुक्त हुआ? जो बिहार के सूबेदार बनने वाला वह पहला मुगल राजकुमार था, ये थे जहांगीर। आगे देखिएगा, बिहार के किस सूबेदार द्वारा व्यापार पर कर लगा दिए जाने के कारण ब्रिटिश फैक्ट्री का प्रमुख जॉब चौरनॉक ने हुगली शहर को लूट लिया? तो शाइस्त खां। बिहार के शाइस्त खां सूबेदार थे, उन्होंने क्या कर दिया? व्यापार पर कर लगा दिए थे जाने के कारण ब्रिटिश फैक्ट्री का प्रमुख जॉब चौरनॉक ने क्या कहते हैं, हुगली शहर को ही लूट लिए। आगे देखिएगा, 1922 ईस्वी में कांग्रेस का 37वां अधिवेशन का आयोजन बिहार में किया गया था, जिसकी अध्यक्षता किसने की थी? ये हम लोग अभी देखे थे कि 1922 में जो बिहार में कांग्रेस का 37वां अधिवेशन हुआ था, उसकी अध्यक्षता किसने किए थे? बताएंगे आप लोग। किसने? CR दास ने किए थे ना, हम लोग अभी उसी को बोलेंगे, चित्तरंजन दास। बिहार में होम रूल लीग की स्थापना कब हुई? तो बिहार में होम रूल लीग की स्थापना, ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है, 16 दिसंबर 1916 ईस्वी को हुई थी। बिहार में किस आंदोलन के दौरान राजेंद्र प्रसाद ने वकालत छोड़ दी थी? किस आंदोलन के समय राजेंद्र प्रसाद ने वकालत छोड़ी थी? तो असहयोग आंदोलन के दौरान। आगे देखेंगे कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने को 9 अगस्त 1942 को गिरफ्तार करके भेजा गया था। कहाँ भेजा गया था? कौन से जेल में? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बांकीपुर जेल में भेजा गया था। प्लासी के युद्ध के उपरांत बिहार का उपनवाब किसे बनाया गया था? तो ये बनाया गया था बिहार का उपनवाब किसे? मीर जाफर को। आगे देखेंगे, निम्न में से किसे बिहार का राजनीति का संत कहा जाता है? तो बिहार के राजनीति का संत किन्हें कहा जाता है? तो कहा जाता है कर्पूरी ठाकुर को। आगे देखिएगा कि अमर सिंह को अंग्रेजों द्वारा बंदी बनाकर निम्नलिखित में से किस जेल में रखा गया था? किस जेल में रखा गया था अमर सिंह को? अमर सिंह को रखा गया था गोरखपुर जेल में। आगे देखेंगे कि चंपारण एग्रेरियन समिति के सदस्यों में निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित नहीं थे? कौन सम्मिलित नहीं थे? तो चंपारण, ये बताइएगा पहले कि चंपारण एग्रेरियन समिति के कितने सदस्य थे? तो ये सदस्य थे कितने? 6 सदस्य थे। 6 सदस्यों में इनमें से है जो कौन शामिल नहीं है? तो ये श्याम प्रसाद शामिल नहीं है। और ये है जो चंपारण एग्रेरियन समिति के इन लोग सदस्य FG सलाइद है, राजा हरिहर प्रसाद थे, और LC आदामी थे, और अन्य भी सदस्य थे। महात्मा गांधी भी इसके सदस्य थे, और एक G रैनी थे, और एक DG रीड थे। आगे देखिएगा कि वर्ष 1923 में बिहार में स्थापित स्वराज दल के अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन थे? कौन थे स्वराज दल के अध्यक्ष? ये थे नारायण प्रसाद। बिहार का पहला अंग्रेजी दैनिक समाचार पत्र कौन था? तो बिहार का पहला अंग्रेजी दैनिक समाचार पत्र कौन था? ये था सर्च लाइट। आगे देखिएगा कि 1857 के विद्रोह के समय पटना के कमिश्नर कौन था? ये 1857 के विद्रोह के समय पटना का कमिश्नर कौन थे? विलियम टेलर
कौन थे 1857 के विद्रोह के समय पटना के कमिश्नर? तो विलियम टेलर थे। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक कीजिएगा। आगे देखेंगे कि बिरसा मुंडा को कब सोते हुए पकड़ा गया था। उनको बिरसा मुंडा जब सो रहे थे उसी टाइम उनको गिरफ्तार कर लिया गया था, सोते हुए ही। तो इनको कब सोते हुए गिरफ्तार किया गया था? तो 3 फरवरी 1900 ईस्वी को। आगे देखेंगे 1908 में बिहार प्रादेशिक सम्मेलन में पृथक बिहार प्रांत के गठन का प्रस्ताव किसने रखा था? तो किसने रखा था पृथक बिहार प्रस्ताव रखे थे? मोहम्मद फखरुद्दीन ने। किसने रखे थे? मोहम्मद फखरुद्दीन ने। आगे देखेंगे बिहार में प्रथम बालिका विद्यालय की स्थापना किसने की थी? बिहार में प्रथम बालिका की स्थापना किए थे श्रीमती अधोर कामनी देवी ने। आगे देखिएगा बिहार के उस क्रांतिकारी का नाम बताइए जिसने सितंबर 1928 के हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी के बैठक में हिस्सा लिए थे। तो किसने हिस्सा लिए थे? ये हिस्सा लिए थे फणींद्रनाथ घोष। आगे देखेंगे नमक सत्याग्रह के समय श्री कृष्ण सिंह को कहाँ से गिरफ्तार किया गया था? श्री कृष्ण सिंह को नमक सत्याग्रह के समय बेगूसराय से गिरफ्तार कर लिया गया था। आगे देखेंगे असहयोग आंदोलन के दौरान प्रिंस ऑफ वेल्स का पटना आगमन कब हुआ था? ये 22 दिसंबर 1921 ईस्वी को हुआ था। आगे देखेंगे पटना में स्थित गोलघर का निर्माण किस गवर्नर जनरल के काल के समय हुआ था? किसके काल के समय हुआ था? यह हुआ था वारेन हेस्टिंग के समय। ये लॉर्ड नहीं होगा, वारेन हेस्टिंग। वारेन हेस्टिंग्स के समय। तिरहुत के समय वैनवार वंश के शासक के छत्रछाया में प्रसिद्ध कवि विद्यापति ने अपने काव्य की रचना की। किस काव्य की रचना किए थे? ये किए थे शिव सिंह ने। वैनवार वंश शिव सिंह से संबंधित है। आगे देखिएगा पटना में रामकृष्ण सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? किसने की थी बताइएगा? पटना में रामकृष्ण सोसाइटी की स्थापना किसने किए थे? ये किए थे बाबा ठाकुर दास ने। किसने किए थे? बाबा ठाकुर दास ने। आगे देखेंगे कि सतयुग नामक पत्रिका के संपादक कौन थे? सतयुग नामक पत्रिका के संपादक कौन थे? ये थे पुरुषोत्तम नारायण नंदा। कौन थे? पुरुषोत्तम नारायण नंदा थे। बिहार में फॉरवर्ड ब्लॉक के नेता कौन थे? फॉरवर्ड ब्लॉक के नेता थे शीलभद्र याची। कौन थे फॉरवर्ड ब्लॉक के नेता? शीलभद्र याची नहीं थे, रामवृक्ष बेनीपुरी। 1 मिनट रुकिएगा आप लोग। तो बिहार में फॉरवर्ड ब्लॉक के नेता कौन थे? शीलभद्र याची। आगे देखेंगे बिहार के किस उपराज्यपाल को महेश नारायण ने 1894 में बिहार को बंगाल से अलग करने का ज्ञापन दिया था? ये दिए थे जॉन मार्शल ने महेश नारायण को 1894 में बिहार को बंगाल से अलग करने का ज्ञापन दिए थे। आगे देखिएगा बिहार के किस जिले में होम रूल का प्रचार नहीं हुआ था? होम रूल का प्रचार किस जिले में नहीं हुआ था? तो ये नहीं हुआ था चंपारण जिला में जो होम रूल का लीग का प्रचार नहीं हुआ था। आगे पटना विश्वविद्यालय की स्थापना कब की गई थी? ये की गई थी 1917 ईस्वी में। पटना विश्वविद्यालय की स्थापना कब की गई थी? तो 1917। आगे लोटा विद्रोह किस जिले में हुआ था? ये हुआ था मुजफ्फरपुर के कैदियों द्वारा यह किया गया विद्रोह है लोटा विद्रोह। पहले इनको तांबा या पीतल के लोटे दिया जाता था, लेकिन जब इनको मिट्टी का लोटा दिया जाने लगा ये पीतल, तो इन्होंने विद्रोह कर दिया। आगे देखिएगा बिहार की प्रमुख पत्रिका बिहार टाइम्स के संपादक कौन थे? तो बिहार टाइम्स के संपादक थे महेश नारायण। बिहार टाइम्स के कौन संपादक थे? महेश नारायण।
आगे देखेंगे, स्वामी शाहजानंद की गिरफ्तारी के बाद बिहार किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किए थे? तो ये किए थे कार्यानंद शर्मा ने। जब स्वामी शाहजानंद को गिरफ्तार कर लिया गया तो किसान आंदोलन का नेतृत्व करने लगे कार्यानंद शर्मा ने। किस वर्ष बिहार कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का औपचारिक गठन हुआ? तो औपचारिक गठन हुआ था ये 1934 ईस्वी में। बिहार सोशलिस्ट कांग्रेस पार्टी का औपचारिक गठन कब हुआ था? 1934 ईस्वी में। बिहार सरकार द्वारा किस तिथि को प्रतिवर्ष शहीद दिवस मनाए जाने की घोषणा की गई? तो ये कब की गई थी? 15 फरवरी। 15 फरवरी को हम लोग हमेशा शहीद दिवस के रूप में मनाते हैं और सबसे पहले 1932 में मनाया गया था शहीद दिवस। आगे देखिएगा, किस वर्ष बिहार कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के औपचारिक गठन हुआ? तो बिहार सोशलिस्ट कांग्रेस पार्टी के औपचारिक गठन कब हुआ था? 1936 ईस्वी में। बिहार सरकार द्वारा किस तिथि को प्रतिवर्ष शहीद दिवस मनाए जाने की घोषणा की? तो अभी हम इन लोग इसको पीछे देखे हैं, कब? 15 फरवरी को। आगे, बिहार में फॉरवर्ड ब्लॉक के नेता कौन थे? ये सब रिपीटेड क्वेश्चन आ रहा है। तो कौन थे बिहार में फॉरवर्ड ब्लॉक के नेता? शिलभद्र याची। बिहार के किस उपराज्यपाल को महेश नारायण ने 1894 में बिहार को बंगाल से अलग करने का ज्ञापन दिया था? किसने दिया था? ये दिए थे जॉन मार्शल ने। आगे देखेंगे, बिहार के किस जिले में होम रूल लीग, ये सब रिपीटेड क्वेश्चन है, बताइएगा बिहार के किस जिले में होम रूल लीग का स्थापना नहीं हुआ था? तो ये किस जिले में होम रूल का प्रचार नहीं हुआ था? ये तो चंपारण में होम रूल का प्रचार नहीं हुआ था। आगे देखेंगे, 1897 में चंपारण के विद्रोहियों ने किस अंग्रेज अधिकारी की हत्या कर दिया था? किस अंग्रेज अधिकारी की हत्या कर दिया था? तो यह मेजर होम्स। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। पटना विश्वविद्यालय की स्थापना किस वर्ष की गई थी? किस वर्ष की गई थी पटना विश्वविद्यालय की स्थापना? 1917 ईस्वी में। लोटा विद्रोह किस जिले में हुआ था? किस जिले में हुआ था लोटा विद्रोह? ये हुआ था मुजफ्फरपुर जिला में। आगे देखिएगा, बिहार की प्रमुख पत्रिका बिहार टाइम्स के संपादक कौन थे बिहार टाइम्स के संपादक? ये थे महेश नारायण। बिहार टाइम्स के संपादक कौन थे? तो महेश नारायण। स्वामी शाहजानंद की गिरफ्तारी के बाद बिहार किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो एक के थे कार्यानंद शर्मा। किस वर्ष बिहार कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के औपचारिक गठन हुआ? किस वर्ष हुआ था बिहार कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के औपचारिक गठन? तो ये हुआ था 1934 ईस्वी में। कब हुआ था? 1934 ईस्वी में हुआ था। आगे देखेंगे, बिहार सरकार द्वारा किस तिथि को प्रतिवर्ष शहीद दिवस मनाए जाने की घोषणा की गई? तो बार रिपीटेड क्वेश्चन है। 15 फरवरी को। बिहार के किस जिले में, अच्छा यहाँ से स्टार्ट है, यहाँ से बिहार का ज्योग्राफी स्टार्ट हो जाता है। बिहार के किस जिले में सोमेश्वर की पहाड़ी स्थित है? तो बिहार के किस जिले में सोमेश्वर की पहाड़ी स्थित है? यह है पश्चिमी चंपारण में। बिहार की प्रथम चीनी मिल मरहौरा की स्थापना किस वर्ष की गई थी? किस वर्ष की गई थी? 1904 ईस्वी में। आगे देखेंगे कि बिहार के किस क्षेत्र में धारवाड़ चट्टान पाए जाते हैं? किस क्षेत्र में पाए जाते हैं धारवाड़ चट्टान? ये पाए जाते हैं बिहार के दक्षिणी पूर्वी क्षेत्र में बिहार की धारवाड़ चट्टानें पाई जाती है। आगे देखेंगे कि गंगा के मैदानी क्षेत्रों की पुरानी कछारी मिट्टी, अच्छा कछारी मिट्टी किसे कहा जाता है? तो जलोढ़ मिट्टी को ही कछारी मिट्टी भी बोला जाता है। गंगा के मैदानी क्षेत्रों की पुरानी कछारी मिट्टी निम्न में से किस नाम से जाना जाता है? किस नाम से जाना जाता है? तो जलोढ़ मिट्टी के नाम से। बिहार का अधिकांश भाग निम्न में से किस प्रकार की मिट्टी से आच्छादित है? बिहार का अधिकांश भाग है जो किस प्रकार की मिट्टी से आच्छादित है? तो कछारी मिट्टी से। लगभग 90% बिहार में है जो कछारी यानी जलोढ़ मिट्टी ही है। 90 से 96% है जो बिहार में जलोढ़ मिट्टी ही है। आगे देखेंगे कि ककोलत जलप्रपात बिहार के किस जिले में स्थित है? किस जिले में स्थित है बिहार के? तो ये है नवादा जिला में स्थित। बिहार के किस जिले को मक्का का घर कहा जाता है? किस जिले को कहा जाता है मक्का का घर?
तो ये कहा जाता है कटिहार को। इसमें ऑप्शन नहीं दिया गया है। कटिहार को मक्का का घर कहा जाता है। आगे देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन बिहार की मुख्य खाद्यान्न फसल है? तो बिहार की मुख्य खाद्यान्न फसल कौन है? तो सबसे पहले चावल, गेहूँ और मक्का, ये तीनों जो है बिहार का मुख्य खाद्यान्न फसल है। आगे देखिएगा, निम्न में से किस प्रकार की मिट्टी में कॉप की बहुलता पाई जाती है? तो कॉप की बहुलता किसमें? पुरानी जलोढ़ मिट्टी है ना, इसमें कॉप की बहुलता पाई जाती है। आगे देखेंगे कि निम्नलिखित में से किस नदी को नारायणी तथा सादा नीरा के नाम से जाना जाता है? तो नारायणी और सादा नीरा किस नदी को नाम से जाना जाता है? वो गंडक नदी को। आगे देखिएगा, जहानाबाद से अलग करके बिहार के 38वें जिले के रूप में अरवल को कब स्थापित किया गया? अरवल की स्थापना कब हुई थी? ये हुई थी 2001 ईस्वी में। अरवल की स्थापना 2001 ईस्वी में हुआ। आगे देखेंगे कि बिहार का कौन सा जिला जूट उत्पादन में अग्रणी है? तो जूट उत्पादन में कौन सा जिला अग्रणी है? पूर्णिया। आगे देखिएगा कि गंगा के दक्षिणी भाग के मैदानों में कौन सी मिट्टी प्रमुख रूप में पाई जाती है? तो कौन सी पाई जाती है? जलोढ़ मिट्टी। आगे देखेंगे कि ब्रह्मयोनी पहाड़ी बिहार की किस जिले में स्थित है? किस जिले में ब्रह्मयोनी पहाड़ी स्थित है? गया जिला। बिहार का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग निम्न में से कौन है? कौन है बिहार का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग निम्न में से? यह है NH-31। कौन है? NH-31। आगे देख लीजिए, बिहार में सर्वप्रथम रेल परिवहन की शुरुआत कब की गई? बिहार में सर्वप्रथम रेल परिवहन की शुरुआत की गई है कब? 1860-62 ईस्वी में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा पटना मेट्रो प्रोजेक्ट का शिलान्यास कब किया गया? ये शिलान्यास किया गया 17 फरवरी 2019 ईस्वी को। बिहार के कुल सीमावर्ती जिलों की संख्या, सीमावर्ती जिलों की कितनी संख्या है बिहार में? तो 22। सीमावर्ती जिलों की संख्या कितनी है? 22। रेत एवं कंकर युक्त बलथर मिट्टी किस क्षेत्र में सर्वाधिक पाई जाती है? तो ये पाई जाती है कहाँ? कैमूर जिला में है जो रेत और बलथर युक्त मिट्टी सर्वाधिक पाई जाती है। आगे देखेंगे कि कोसी नदी किस स्थान पर गंगा नदी से मिलती है? किस स्थान पर गंगा नदी से ये मिलती है? ये मिलती है कुर्सेला। कुर्सेला स्थान पर कोसी नदी गंगा नदी से मिल जाती है। और कुर्सेला कहाँ स्थित है? कटिहार में। कटिहार के कुर्सेला में। आगे देखिएगा कि दक्षिण बिहार में किस नदी को हिरण्यवाह के नाम से जाना जाता है? तो हिरण्यवाह के नाम से किस नदी को जाना जाता है? ये जाना जाता है सोन नदी को। सोन नदी को दक्षिण बिहार में हिरण्यवाह के नाम से जाना जाता है। मखाना अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? ये स्थित कहाँ है? यह दरभंगा में स्थित। मखाना अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? तो दरभंगा में। कोपेन के अनुसार दक्षिण बिहार किस जलवायु क्षेत्र के अंतर्गत आता है? तो कोपेन के अनुसार दक्षिण बिहार जो है वो AW जलवायु के क्षेत्र के अंतर्गत आता है। और उत्तरी बिहार जो है वो CWG के अंतर्गत आता है। उत्तरी बिहार कैसे? उत्तरी बिहार CWG जलवायु के अंतर्गत आता है और दक्षिणी बिहार AW जलवायु के अंतर्गत आता है। बिहार में सर्वाधिक वर्षा किस मानसून के द्वारा होता है? तो ये होता है किस दक्षिणी पश्चिमी मानसून के कारण बिहार में सर्वाधिक वर्षा होता है, दक्षिणी पश्चिमी मानसून के कारण। बलसुंदरी मिट्टी का विस्तार बिहार के किन क्षेत्रों में है? तो बलसुंदरी मिट्टी का विस्तार बिहार के पूर्णिया जिला में है, दरभंगा में नहीं है, मुजफ्फरपुर में है और सहरसा में। ये तीनों क्षेत्र में है जो बिहार में बलसुंदरी मिट्टी का विस्तार है। आगे देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी नदी दक्षिण बिहार की सबसे लंबी नदी है? तो दक्षिण बिहार की सबसे लंबी नदी कौन है? सोन नदी है। तेलहर कुंड किस जिले में स्थित है? बताएंगे आप लोग। तेलहर कुंड कहाँ स्थित है? तो कैमूर जिला में स्थित है ये। बिहार में नहरों द्वारा सर्वाधिक सिंचाई किस जिले में होता है?
तो बिहार में नहरों द्वारा सर्वाधिक सिंचाई होता है रोहतास जिला में। बिहार का अक्षांशीय विस्तार बताना है। बिहार का अक्षांशीय विस्तार क्या है? तो ये है 24 डिग्री 20 मिनट 10 सेकेंड से 27 डिग्री 31 मिनट 15 सेकेंड उत्तरी अक्षांश पे बिहार का है अक्षांशीय विस्तार। जनसंख्या की दृष्टि से बिहार का सबसे छोटा जिला कौन सा है? तो ये शेखपुरा है। जनसंख्या की दृष्टि से शेखपुरा है जो सबसे छोटा जिला है बिहार का। बिहार के आगे देख लीजिए कि बिहार के किस क्षेत्र में लाल मिट्टी की बहुलता है। किस क्षेत्र में है लाल मिट्टी की बहुलता? तो ये दरभंगा वाले रोहतास वाले क्षेत्र में है जो लाल मिट्टी बहुत अधिक मात्रा में पाई जाती है। बिहार के कितने जिलों से होकर गंगा नदी प्रवाहित होती है? तो ये 12 जिलों से होकर गंगा नदी बहती है बिहार के। पड़ोसी राज्य झारखंड के साथ बिहार के कितने जिले सीमा साझा करते हैं? तो कितने जिले सीमा साझा करते हैं? तो बिहार राज्य 8 जिलों के साथ झारखंड के साथ सीमा साझा करती है। बिहार की जनसंख्या भारत की जनसंख्या का कितना प्रतिशत है? कितना प्रतिशत है? यह है 8.6%। 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक पुरुष साक्षरता दर वाला जिला कौन है? कौन है सर्वाधिक पुरुष साक्षरता वाला जिला? यह है रोहतास। निम्नलिखित नदियों में से कौन सी नदी हिमालय क्षेत्र की नदी नहीं है? हिमालय क्षेत्र की नदी को नहीं ढूंढना है। तो ये घाघरा जो है हिमालय क्षेत्र की नदियां है, बागमती भी कोसी भी है जो हिमालय क्षेत्र की नदियां, और सकरी जो है ये हिमालय क्षेत्र की नदियां नहीं है। दिए गए विकल्पों में से किस जिले में पुरानी जलोढ़ मिट्टी का सर्वाधिक बहुलता पाया जाता है? तो ये सहरसा जिले में है जो पुरानी जलोढ़ मिट्टी सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती है। पूछ रहा है सतधरवा कुंड कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है कहाँ? सप्तधारा कुंड राजगीर में स्थित है। भारत तथा नेपाल सरकार की सहमति से कोसी परियोजना की शुरुआत कब की गई थी? तो ये की गई थी 1954 ईस्वी में। 1954 ईस्वी में क्या हुआ था कि भारत तथा नेपाल सरकार दोनों अपनी सहमति से कोसी परियोजना की शुरुआत किए थे। भीम बांध वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? यह मुंगेर में। भीम बांध वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? तो मुंगेर में। बिहार का सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला जिला कौन सा है? यह कैमूर। बिहार का सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला जिला कौन है? तो कैमूर। अभ्रक का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ पर होता है? ये होता है मुंगेर में। अभ्रक का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ पे हो रहा है? तो मुंगेर में। आगे देखेंगे 2011 की जनगणना के अनुसार न्यूनतम लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है? तो ये न्यूनतम लिंगानुपात वाला जिला है मुंगेर। कौन सा है न्यूनतम लिंगानुपात वाला जिला? तो मुंगेर। यहाँ सबसे कम लिंगानुपात है। आगे देखेंगे कि बिहार स्थित बरौनी तेल शोधक कारखाना किस देश के सहयोग से स्थापित किया गया है? तो यह स्थापित किया गया किसके सहयोग से? रूस के सहयोग से स्थापित किया गया है। बिहार में विद्युत इंजन कारखाना कहाँ स्थित है? तो बिहार में विद्युत इंजन कारखाना स्थित है मधेपुरा में। मरहौरा स्थित डीजल रेल कारखाना द्वारा निर्मित शक्तिशाली डीजल इंजन गजराज कितने हॉर्स पावर का है? तो कितने हॉर्स पावर का है? ये 6000 हॉर्स पावर का है। बिहार सरकार द्वारा प्रतिवर्ष स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? कब मनाया जाता है प्रतिवर्ष स्थापना दिवस? तो ये मनाया जाता है 22 मार्च को। जूट का उत्पादन होता है। जूट का उत्पादन किस क्षेत्र में होता है? तो ये उत्तरी पूर्वी मैदानी भागों में होता है। अभी हम लोग देखेंगे कि जूट उत्पादन में प्रथम राज्य कौन था? पूर्णिया। तो पूर्णिया बिहार के उत्तरी पूर्वी क्षेत्र में ही है ना। बिहार के किस जिले में रेशम वस्त्र उद्योग का सर्वाधिक विकास हुआ है? तो ये हुआ है भागलपुर के क्षेत्र में रेशम वस्त्र का उद्योग सर्वाधिक विकास हुआ। और रेशम और भागलपुर को तो रेशम सिटी भी कहा जाता है। आगे देखेंगे 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर कितनी है? तो ये कितनी है? बिहार में दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर कितनी हुई है? तो 25.4%। बिहार राज्य चीनी निगम की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो की गई थी 1974 ईस्वी में चीनी निगम की स्थापना की गई थी।
निम्न में से कौन सी नदी बिहार तथा पश्चिम बंगाल के मध्य सीमा निर्धारण करती है? तो बिहार तथा पश्चिम बंगाल के मध्य सीमा का निर्धारण कौन करती है? महानंदा नदी। श्रृंगार कृषि कुंड कहाँ स्थित है? तो श्रृंगार कृषि कुंड स्थित है मुंगेर में। कहाँ स्थित? यानी सीता जी से संबंधित कोई भी कुंड आ रहा है तो मुंगेर में ही होगा। निम्न में से कौन सी परियोजना बिहार की सबसे प्राचीन नहर परियोजना है? तो यह है सोन परियोजना। सोन परियोजना जो है बिहार की सबसे प्राचीनतम नहर परियोजना है। बिहार कृषि प्रबंधन एवं प्रसार प्रशिक्षण संस्थान कहाँ स्थित है? ये स्थित है बिहार के पटना में। बिहार कृषि प्रबंधन एवं प्रसार प्रशिक्षण स्थान पटना में स्थित है। सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति प्रतिशत वाला जिला कौन सा है? क्या बताना है? सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति प्रतिशत वाला जिला। तो ये कौन सा जिला है? ये है पश्चिमी चंपारण जिला। पश्चिमी चंपारण जिला में सर्वाधिक अनुसूचित जनजातियों का प्रतिशतता में सर्वाधिक यही है। आगे देखेंगे कि प्लाईवुड उद्योग के लिए बिहार का कौन सा जिला सर्वाधिक प्रसिद्ध है? तो कौन सा जिला सर्वाधिक प्रसिद्ध है प्लाईवुड उद्योग के लिए? वैशाली। फरमान डॉल्फिन अभयारण्य स्थित है कहाँ? यह स्थित है अररिया में। कहाँ स्थित है फरमान डॉल्फिन अभयारण्य? अररिया में। हिमालय के तराई क्षेत्र में कौन सी चट्टान पाई जाती हैं? तो टर्शियरी प्रकार की चट्टानें पाई जाती है हिमालय क्षेत्र में। निम्नलिखित में से किस मिट्टी को धान के उत्पादन हेतु उपयुक्त माना जाता है? कौन सी मिट्टी को धान की खेती हेतु उपयुक्त माना जाता है? तो खादर मिट्टी को। कौन सी मिट्टी को धान के लिए उपयुक्त माना जाता है? खादर मिट्टी। किस नदी को नारायणी के उपनाम से भी जाना जाता है? नारायणी नदी किस नदी का नाम नारायणी नदी है? तो ये गंडक नदी को हम लोग नारायणी नदी के नाम से भी जानते हैं। गंडक नदी को किस नाम से और जानते हैं? तो नारायणी नदी के नाम से जानते हैं। मोची निम्नलिखित में से किसकी सहायक नदी है? किसकी सहायक नदी है मोची? तो ये महानंदा नदी की सहायक नदी है। गौतम बुद्ध वन्य जीव अभयारण्य कहाँ स्थित है? यह स्थित है गया में। पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय बिहार के किस जिले में है? पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय किस जिले में है? यह है वैशाली में। वैशाली हाजीपुर है ना। पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? तो हाजीपुर। आगे देखेंगे निम्नलिखित में से कौन सी परियोजना बिहार, उत्तर प्रदेश तथा मध्य प्रदेश की संयुक्त परियोजना है? तो ये हम लोग अभी देखे थे कौन सी परियोजना जो सोन नदी पे बनी हुई है, बाणसागर परियोजना है ना। बाणसागर परियोजना जो है वो बिहार, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की संयुक्त परियोजना है। निम्नलिखित में कौन खरीफ फसल की उदाहरण नहीं है? खरीफ फसल की उदाहरण नहीं देखना है तो धान खरीफ फसल में आ जाता है। धान कैसा है? खरीफ फसल। ज्वार भी खरीफ फसल है, बाजरा, और ये चना जो है रबी फसल है। आगे देखेंगे कि बिहार में गन्ना का सर्वाधिक उत्पादन किन क्षेत्र में होता है? तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि गन्ना का उत्पादन सर्वाधिक कहाँ होता है? तो पश्चिमी चंपारण, गोपालगंज एरिया में गन्ना का उत्पादन ज़्यादा होता है। तो ये उत्तरी पश्चिमी क्षेत्र में। किस क्षेत्र में गन्ना का उत्पादन सबसे ज़्यादा होता है? तो उत्तरी पश्चिमी क्षेत्र में। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो, ये कंटेंट अच्छा हो तो आप लोग लाइक कीजिएगा ज़रूर। और अगर चैनल पे न्यू है, सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को दबा दीजिएगा ताकि अगर कोई भी वीडियो मिले तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। आगे देखेंगे कि बिहार में स्थित अभयारण्य या जैविक उद्यानों में कौन सा सही सुमेलित नहीं है? देख लेते हैं इसको कि उदयपुर वन्य जीव अभयारण्य पश्चिम चंपारण में है। ये बिल्कुल सही बात है। गौतम बुद्ध वन्य जीव अभयारण्य गया में स्थित है और संजय गांधी जैविक उद्यान पटना में स्थित है। और ये पंत वन्य जीव अभयारण्य है जो कैमूर में नहीं स्थित है। कहाँ स्थित है? यह स्थित नालंदा में। पंत वन्य जीव अभयारण्य नालंदा में स्थित है। तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा क्योंकि सुमेलित नहीं है ना। अब आगे दिए गए विकल्पों में से बिहार के किस उत्पाद को जीआई टैग प्राप्त हो चुका है? तो मगही पान को जीआई टैग प्राप्त हो चुका है। शाही लीची को भी जीआई टैग प्राप्त हो चुका है। कतरनी चावल और जर्दालू आम, ये सभी को जीआई टैग प्राप्त हो चुका है। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन क्या है कि बिहार के उत्तर से
दक्षिण की कुल लंबाई कितनी है? तो इसकी कुल लंबाई कितनी है? 345 किलोमीटर। निम्नलिखित में से किस जलप्रपात को खादरकोह की नाम से जाना जाता है? किस जलप्रपात को किसके नाम से जाना जाता है? तो खादरकोह के नाम से किस जलप्रपात को नाम जाना जाता है? तो ये जाना जाता है ककोलत जलप्रपात। ककोलत जलप्रपात को खादरकोह के जलप्रपात के नाम से भी जाना जाता है। बलथल मिट्टी की प्रकृति कैसी होती है? तो इसकी मिट्टी अम्लीय होती है, बलथल मिट्टी। बांगर मिट्टी में किसकी प्रधानता अधिक होती है? तो बांगर मिट्टी में प्रधानता अधिक होती है किसकी? तो पोटास की। किस वर्ष बिहार में भीषण भूकंप आया था? तो ये 1934 ईस्वी में जो है बिहार में भीषण भूकंप आया था। निम्नलिखित में से किस मिट्टी को करैल केवाल मिट्टी के नाम से जाना जाता है? किस मिट्टी को करैल और केवाल के नाम से जाना जाता है? तो ये पुरानी जलोढ़ मिट्टी है ना, पुरानी जलोढ़ जो मिट्टी है उसको करैल केवाल मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। निम्नलिखित में से किसे घोघा झील के नाम से जाना जाता है? तो घोघबिल झील को घोघा झील के नाम से जाना जाता है, घोघबिल। बिहार के धारवाड़ क्रम की चट्टानें कहाँ पाई जाती हैं? ये पाई जाती हैं दक्षिणी पूर्वी में। बिहार के दक्षिण पूर्वी क्षेत्र में बिहार के धारवाड़ प्रकार की चट्टानें पाई जाती हैं। फल्गु नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? फल्गु नदी का उद्गम स्थल कहाँ बताएंगे? ये है फल्गु नदी का उद्गम स्थल छोटा नागपुर के पठार क्षेत्र में। आगे देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा जलकुंड बिहार का सबसे गर्म जलकुंड है? तो कौन सा जलकुंड है जो बिहार का सबसे गर्म? ये है ब्रह्मकुंड। ब्रह्मकुंड, इसका तापमान लगभग कितना 87 डिग्री सेल्सियस है। बिहार में कितने भूकंपीय क्षेत्र पाए जाते हैं? तो ये पाए जाते हैं 3। बिहार में भूकंपीय क्षेत्र 3 पाए जाते हैं। विक्रमशिला गांगेय डॉल्फिन अभयारण्य कहाँ स्थित है? ये स्थित है भागलपुर में। विक्रमशिला गांगेय डॉल्फिन अभयारण्य भागलपुर में स्थित है। बिहार का एकमात्र जिला कौन सा है जहाँ ईरी रेशम का उत्पादन होता है? तो यह है बेगूसराय। बेगूसराय में ईरी रेशम का उत्पादन होता है और बेगूसराय ऐसा एकमात्र जिला है जहाँ ईरी रेशम का उत्पादन होता है। बिहार में विद्युत रेल इंजन कारखाना कहाँ स्थित है? ये स्थित है मधेपुरा में। विद्युत रेल इंजन कारखाना मधेपुरा में स्थित है। निम्नलिखित में कौन सी नदी बिहार की सबसे पूर्व में प्रवाहित होती है? तो ये हम लोग अभी देखे भी हैं। कौन सी नदी सबसे पूर्व में प्रवाहित होती है? तो महानंदा नदी। बिहार का कौन सा जिला नेपाल तथा पश्चिम बंगाल दोनों की सीमा साझा करती है? बिहार का कौन सा जिला, यानी ये जो एक कोना में पड़ रहा है, इधर पश्चिम बंगाल और इधर नेपाल, कौन सा जिला यहाँ पे है? कौन सा जिला नेपाल तथा पश्चिम बंगाल के सीमा साझा करती है? तो किशनगंज। बिहार में सर्वाधिक मात्रा में मक्का का उत्पादन कहाँ होता है? तो पूर्वी बिहार में है ना, जो सर्वाधिक मात्रा में मक्का का उत्पादन होता है। त्रिवेणी नहर किस नदी पर स्थित है? त्रिवेणी नहर किस नदी पर स्थित है? तो यह है गंडक नदी पर स्थित। बिहार में औद्योगिक प्रोत्साहन नीति को कब लागू किया गया? बिहार में औद्योगिक प्रोत्साहन नीति को कब लागू किया गया था? तो ये 2016 में लागू किया था। बिहार में औद्योगिक प्रोत्साहन नीति को 2016 ईस्वी में लागू किया गया है। बिहार में सर्वाधिक मात्रा में चूना पत्थर का विस्तार कहाँ पाया जाता है? तो रोहतास में सर्वाधिक चूना पत्थर का विस्तार पाया जाता है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्यपाल द्वारा मुख्यमंत्री की नियुक्ति की जाती है? किस अनुच्छेद के तहत राज्यपाल के द्वारा मुख्यमंत्री की नियुक्ति की जाती है? तो वह अनुच्छेद 164 के तहत। अनुच्छेद 164 के तहत राज्यपाल मुख्यमंत्री की नियुक्ति करते हैं। आगे देखेंगे कि पंचायती राज्य संस्थानों में महिलाओं को 50% आरक्षण देने वाला भारत का पहला राज्य कौन था? तो भारत का पहला राज्य बिहार ही है जो महिलाओं को सबसे पहले 50% आरक्षण दिया है। स्वतंत्रता पश्चात बिहार में पहला चुनाव कब कराया गया? तो स्वतंत्रता के पश्चात बिहार में पहला चुनाव कराया गया है 1952 ईस्वी में। आगे देखेंगे, बिहार में पहली बार राष्ट्रपति शासन कब लागू हुआ? तो बिहार में पहली बार राष्ट्रपति शासन कब लागू हुआ था? ये हुआ था 1968-69 ईस्वी में बिहार में पहली बार राष्ट्रपति शासन।
और ये बताइए कि बिहार में अब तक कितने बार राष्ट्रपति शासन लागू हो गया था? तो 8 बार। 8 बार बिहार में राष्ट्रपति शासन लागू हुआ है। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की ग्रामीण तथा शहरी जनसंख्या का प्रतिशत क्या है? तो बिहार की ग्रामीण तथा शहरी जनसंख्या का प्रतिशत कितना है? यह 88.7% लोग कहाँ रहना शहरी जनसंख्या, और 11.3% है जो ग्रामीणों का प्रतिशत है। आगे देखेंगे, झारखंड विभाजन से पूर्व बिहार में लोकसभा तथा राज्यसभा की सीटों की संख्या क्रमशः कितनी थी? तो ये थी कितनी थी? ये थी 54 एवं 52। झारखंड विभाजन से पहले बिहार में लोकसभा की सीट थी 54 और राज्यसभा की कितनी थी? ये थी 22। बिहार में अब तक कुल कितनी बार राष्ट्रपति शासन लागू किया गया है? तो किया गया था 8 बार। राज्य मंत्रिपरिषद की बैठकों की अध्यक्षता निम्नलिखित में से कौन करता है? कौन करता है राज्य मंत्रिपरिषद की बैठकों की अध्यक्षता? तो ये करते हैं मुख्यमंत्री करते हैं। आगे देखेंगे कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन करता है? इसका निर्णय करता है विधानसभा अध्यक्ष। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसके निर्णय कौन करता है? तो विधानसभा अध्यक्ष। पटना नगर निगम की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो की गई थी 1952 ईस्वी में पटना नगर निगम की स्थापना की गई थी। आगे देखेंगे, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत महाधिवक्ता को विधानसभा में बोलने तथा कार्यवाही में भाग लेने का अधिकार है परंतु मत देने का अधिकार नहीं है? किस अनुच्छेद के तहत? तो अनुच्छेद 177 के तहत है जो महाधिवक्ता है विधानसभा में बोलने तथा कार्यवाही में भाग लेने का अधिकार है, लेकिन इनको मत देने का अधिकार नहीं है। बिहार मानवाधिकार आयोग का गठन कब किया गया था? कब किया गया था बिहार मानवाधिकार आयोग का गठन? तो एक किया गया था 3 जनवरी 2000 ईस्वी को बिहार मानवाधिकार आयोग का गठन किया गया था। आगे देखेंगे कि राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? तो राज्य लोक सेवा आयोग का सदस्यों का कार्यकाल होता है 6 वर्ष। कितना? 6 वर्ष या 65 वर्ष। 6 वर्ष पूरा हो जाएगा तो भी हट जाएंगे और 65 वर्ष होने पे भी वो हट जाते हैं। नवादा, अरवल तथा जहानाबाद किस प्रमंडल के अंतर्गत आते हैं? तो ये किस प्रमंडल के अंतर्गत आते हैं? मगध प्रमंडल के अंतर्गत। किसी राज्य की उच्चतम विधि अधिकारी कौन होता है? कौन होता है? ये होता है महाधिवक्ता। किसी भी राज्य की उच्चतम विधि अधिकार महाधिवक्ता ही होता है। बिहार के कौन से ऐसे राज्यपाल हुए जो बाद में राष्ट्रपति बने? कौन से ऐसे राज्यपाल हुए थे जो बिहार बाद में राष्ट्रपति बने? तो जाकिर हुसैन जो थे वह पहले राज्यपाल थे लेकिन बाद में वो राष्ट्रपति बनाए गए। आगे देखेंगे कि विधानसभा सदस्य चुने जाने हेतु न्यूनतम आयु सीमा क्या है? तो न्यूनतम विधानसभा सदस्य चुनने के लिए न्यूनतम सीमा कितनी होनी चाहिए? तो 25 वर्ष। दिए गए विकल्पों में कौन सी शक्तियाँ राज्यपाल को प्राप्त है? राज्यपाल को कौन सी शक्तियाँ प्राप्त है? तो राज्यपाल को वित्तीय शक्ति भी प्राप्त होती है, विधायी शक्ति और न्याय संबंधी भी शक्ति प्राप्त है और आपातकालीन शक्तियाँ भी राज्यपालों को प्राप्त होती है। आगे देखिएगा कि बिहार के पहले अल्पसंख्यक मुख्यमंत्री कौन बने हैं? तो ये कौन बने हैं? अब्दुल गफूर जो हैं जो बिहार के पहले अल्पसंख्यक मुख्यमंत्री बने हैं। किसी राज्य का संपूर्ण प्रशासन किसके नाम से संचालित होता है? किसके नाम से संचालित होता है संपूर्ण प्रशासन? तो राज्यपाल के नाम से संचालित होता है। राज्य द्वारा वार्षिक वित्तीय ब्यौरा प्रस्तुत करने की बात भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में किया जाता है? ये किया जाता है अनुच्छेद 202 में। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्य की समस्त कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में निहित होती है? तो अनुच्छेद 154। अनुच्छेद 154 के तहत जो है राज्य की समस्त कार्यपालिका शक्ति किनके अंतर्गत होती है? तो वो राज्यपाल के अंतर्गत होती है। अनुच्छेद 154 में ऐसा बात बताया गया है कि राज्य की समस्त कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में निहित होती है। आगे देखेंगे बिहार में ग्राम सभा की कितनी बैठक एक वर्ष में बुलाए जाने का प्रावधान है? तो एक वर्ष में कितनी बैठक बुलाए जाने का प्रावधान है?
एक वर्ष में हम लोग 4 बैठक बुला सकते हैं। स्थानीय शासन को किस वर्ष राज्य सूची का विषय बनाया गया? तो 1935 ईस्वी में स्थानीय शासन को राज्य सूची का विषय बनाया गया था। आगे देखेंगे, विधान परिषद में कुल कितने सदस्य राज्यपाल द्वारा मनोनीत किए जाते हैं? कितने सदस्य राज्यपाल द्वारा मनोनीत किए जाते हैं? तो 1/6, 1/6 सदस्य जो राज्यपाल के द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। राज्य सरकार को विधि संबंधी विषयों पर सलाह कौन देता है? कौन देता है? तो महाधिवक्ता। महाधिवक्ता हैं जो राज्य सरकार को विधि संबंधी विषयों पर सलाह देते हैं। भारतीय संविधान की किस अनुच्छेद में राज्य निर्वाचन आयोग का गठन का उपबंध किया गया है? किस अनुच्छेद में किया गया है? तो ये किया गया है अनुच्छेद 243 का के में। ग्राम कचहरी का प्रधान कौन होता है? ग्राम कचहरी का प्रधान होता है कौन? तो सरपंच। विधानसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे सौंपता है? किसे सौंपता है विधानसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र? या अपना त्यागपत्र सौंपेंगे विधानसभा उपाध्यक्ष को। राज्य सूचना आयुक्त का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? इनका कार्यकाल होता है 5 वर्षों का। 5 वर्षों का या 65 वर्ष। विधानसभा को भंग करने का अधिकार किसे प्राप्त किया गया है? तो इन विधानसभा को भंग करने का अधिकार प्राप्त है राज्यपाल को। आगे देखेंगे, तिरहुत प्रमंडल का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तिरहुत परिमंडल का मुख्यालय स्थित है मुजफ्फरपुर में। बिहार की पहली मुख्यमंत्री महिला मुख्यमंत्री कौन बनी थी? ये बने थे राबड़ी देवी। आगे देखिएगा, पंचायतों में अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण की व्यवस्था किस अनुच्छेद में किया गया? किस अनुच्छेद में किया गया था? तो अनुच्छेद 243 में। अनुच्छेद 243 में किया गया था। अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण की व्यवस्था किसमें किया गया है? तो अनुच्छेद 243 में। राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों को निम्न में से कौन हटा सकता है? कौन हटा सकता है? तो राष्ट्रपति। राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों को कौन हटा सकता है? राष्ट्रपति। किस वर्ष उर्दू को बिहार का दूसरा राजभाषा किस वर्ष उर्दू को बिहार का दूसरा राजभाषा घोषित किया गया था? तो 1980 ईस्वी में बिहार का दूसरा राजभाषा किसे घोषित किया गया? तो उर्दू को। 1937 के बिहार विधानसभा चुनाव के फलस्वरूप सरकार गठन के समय बिहार के राज्यपाल कौन थे? ये क्वेश्चन रिपीटेड है, अगर आपको याद है तो बताइए, याद होगा तो बताइएगा। कौन है बिहार के क्या बोला है? तो ये थे MG हैलेट। 1937 के बिहार विधानसभा चुनाव के फलस्वरूप सरकार गठन के समय बिहार के राज्यपाल थे MG हैलेट। पंचायत चुनाव कराने का निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है? तो पंचायत चुनाव कराने का निर्णय लिया जाता है किसके द्वारा? राज्य सरकार के द्वारा लिया जाता है। विधान परिषद के कितने सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष के बाद सेवानिवृत्त हो जाते हैं? तो ये 1/3 सदस्य। 1/3 सदस्य विधान परिषद के हैं जो 2 वर्ष पूर्ति होने के बाद वो सेवानिवृत्त हो जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन राज्यपाल को शपथ दिलाता है? राज्यपाल को कौन शपथ दिलाता है? तो राज्य के कौन दिलाता है? राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश हैं जो राज्यपाल को शपथ दिलाते हैं। विधानसभाओं की संरचना का उल्लेख संविधान की किस अनुच्छेद में किया गया है? किस अनुच्छेद में किया गया है विधानसभाओं की संरचना का उल्लेख? तो अनुच्छेद 170 में। मुख्यमंत्री की सलाह पर राज्य के मंत्रियों की नियुक्ति कौन करता है? कौन करता है? ये राज्यपाल करते हैं। मुख्यमंत्री की सलाह पर राज्य के मंत्रियों की नियुक्ति। बिहार लोक सेवा आयोग का गठन किस वर्ष किया गया था? किस वर्ष किया गया था बिहार लोक सेवा आयोग का गठन? ये क्या था? 1949 ईस्वी में। संविधान के किस अनुच्छेद में पंचायतों की संरचना का उल्लेख किया गया है? किस अनुच्छेद में पंचायतों की संरचना का उल्लेख किया गया है? तो अनुच्छेद 243 ईस्वी में पंचायतों की संरचना का उल्लेख किया गया है। ग्राम सभा के गठन हेतु गांव की न्यूनतम जनसंख्या कितनी होनी चाहिए? कितनी होनी चाहिए गांव की न्यूनतम जनसंख्या जिससे कि ग्राम सभा का गठन हो सके? तो 350। अगर गांव की जनसंख्या 350 है तो ग्राम सभा का गठन
किया जा सकता है। अगर 350 से कम है तो ग्राम सभा की गठन नहीं होगी। सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत किस वर्ष की गई थी? किस वर्ष की गई थी सामुदायिक कार्यक्रम की स्थापना? तो की गई थी ये 1952 ईस्वी में। 1952 ईस्वी में। संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्यपाल की शपथ से संबंधित है? तो राज्यपाल की शपथ से संबंधित अनुच्छेद है अनुच्छेद 159। अनुच्छेद 159 का संबंध है राज्यपाल के शपथ से। राज्यपाल द्वारा जारी अध्यादेश विधानसभा के सत्र प्रारंभ होने के कितने दिनों को स्वीकार करना अनिवार्य है? तो यह है 6 सप्ताह। राज्यपाल द्वारा जारी अध्यादेश विधानसभा के सत्र प्रारंभ होने के कितने दिनों के बाद स्वीकार करना अनिवार्य है? तो यह 6 सप्ताह। किसी विधानसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है किसी विधानसभा के सदस्यों की? तो 500। तो फ्रेंड्स, आज का बिहार स्पेशल का क्लास पूर्ण हुआ और आपको कैसा लगा एक बार बताइएगा। और अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाइए और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू दोस्तों।